बढ़ेगा, एक धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना। पहले एनसीईआरटी की, अब एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगा। पहली बार देखा अब मंडे सोशल साइंस है। सोशल साइंस में कुछ कराना है कि मतलब साइंस की हम प्रैक्टिस कराएं आप सब्जेक्ट्स की? सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सब्जियों में तो एग्रीकल्चर तक है, और सिविक्स में वो यही जेंडर वाला था, और एक में वो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड क्रेडिट, और ये पॉलिटिक्स मनी एंड क्रेडिट पढ़ा। हां सब मनी एंड क्रेडिट। अच्छा ये तो पहले ये छोड़ा था, कल ये पूरा कर दिया। मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में सर जेंडर वाला मनी एंड क्रेडिट पूरा क्रेडिट आप देखिए, हाँ वो बिल पास हो गया हमारा एक। सर अब वो बिल पास हो चुका है, तो अब हम वो पॉइंट नहीं लिख सकते आंसर में। पॉइंट तो हो गया। सुन लो। ओके नाउ कीप साइलेंट। थोड़ा बताएंगे आपको तो फिर हम ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने बता दिया था इन रिगार्ड अ बिल इज पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट सिंस ए लॉन्ग टाइम। 35 साल से पेंडिंग था, लेकिन वो अब क्लियर हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है कि राज्यसभा में फुल मेजॉरिटी के साथ हुआ, एक भी अगेंस्ट वोट नहीं हुआ। लोकसभा में 2 ही हुए, वो असदुद्दीन ओवैसी के। नाउ सुनिए, इधर देखिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इधर देखो, रिलीजियस डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिवर्सल बट इट इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी उतना नहीं है, फिर भी हर जगह कहीं ना कहीं हिंदू लोग मिल जाएंगे, सरदार मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी मिल जाएगी, बुद्धिज़्म मिल जाएगा, बहुत सारी जगह ज्यूस भी मिल जाएंगे। वैसे मोस्टली ज्यूस अभी जेरूसलम में इज़राइल में कंसंट्रेटेड है, और इज़राइल में धार्मिक स्थल का नाम है जेरूसलम। तो डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी जितनी इंडिया में देखने में मिलती है वैसी और कहीं देखने में नहीं मिलती। अब देखिए, गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड। रिलीजन का यूज़ पॉलिटिशियन करते रहेंगे, इसलिए हम धर्म को पॉलिटिक्स से अलग करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। हमने आपको बताया था कि एक जो एग्जाम्पल कि वो कौन सा कंट्री था जिसमें 50% फ्रांस थे और बाकी वो थे बेल्जियम। तो वहाँ पर भी उसके आधार पर ही सोल्यूशन निकला था जब रिलीजियस को पॉलिटिकल पावर दे दी गई थी। कम्युनलिज्म से क्या समझते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, दैट इज कम्युनिटी when belief of one religions are presented as superior। कभी भी कोई ये बता दे कि कम्युनलिज्म का मतलब है कि हम कहें कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो ये कम्युनलिज्म। अगर हम कह दें कि नहीं, सभी से प्यार करना चाहिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवता प्रेमी, वसुधैव कुटुंबकम, तब कम्युनलिज्म नहीं है। रिलीजन के बेसिस पर अगर कोई कह दे कि मेरा धर्म सुपीरियर है तो ये गलत है। अपने धर्म की गलती नहीं दिखती। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म चले गए और उन्होंने कहा यहाँ तो जातिवाद की प्रथा है, शूद्र भी बोला जाता है, जबकि बुद्ध धर्म में ही उनकी जो बुद्ध संहिता है उसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध शूद्र के घर जन्म नहीं लेते, तो वहाँ वो गलती उनको नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास की रचना में जो उन्होंने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वहाँ पर उनको गलती मालूम पड़ती है। तो हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस समय के समसामयिक, इसका मतलब है कि उस कंकरेंट, उस समय के हिसाब से कुछ ना कुछ रहता है।
लेकिन उसके आधार पर कोई धर्म ग्रंथ खराब नहीं हो जाता है। हम ये देखें उस समाज के लोग कैसे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो क्या एकोमोडेटिव हैं, सबको अपने में समाहित करने वाले हैं, इसके बेसिस पर देखा जाता है। तो इफ ए कम्युनिटी कीप इटसेल्फ सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देन अदर, देन सच इज थिंग इज नोन एज कम्युनलिज्म। इफ ठीक है, somebody, if some religion feels superior than other, तो superior अगर अपने आप को समझे, and then it is called to other religion, then it is called communalism. It is called communalism. अब देखिए, this also happens when state power is used to establish domination of one religious group. तो अगर ऐसा भी हो, कभी कभी ऐसा देखने में आता है यूपी में कि स्टेट पावर कभी कभी एक ग्रुप को डोमिनेट दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है लोगों को कि योगी सरकार, जबकि वो सभी के प्रिय हैं। इवन वहाँ के मेरठ सहारनपुर के जो मुस्लिम हैं वो सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। बट ऐसा दूर से देखने में या प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देखने में ऐसा लगता है सम टाइम स्टेट रिप्रेजेंट वन रिलीजन। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन, सो इफ सम रिलीजन फील्स सुपीरियर, रिलीजन फील्स सुपीरियर, तो ऐसे केस में हम कई चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ का सनातन धर्म में बहुत सारे लोग स्टालिन बोल देते हैं कि कीड़े हैं, सो ये ऐसे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। सो दीज आर वर्मीज, तो ऐसा वर्मिन्स, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा उन्होंने बोला सनातन धर्म के लोग। तो लेकिन हम लोग इतने एकोमोडेटिव हो चुके हैं कि जानते हैं और डीप फेथ है, तो इसलिए बुरा नहीं मानते। आप देख लें कि कई बार कि ये भी बोला जाता है कि अल्लाह से श्रेष्ठ कोई नहीं है मस्जिदों से, लेकिन हम लोग बुरा नहीं मानते। हम जानते हैं कि सबका अपना फेथ है ऐसे। लेकिन अगर किसी को दूसरों को बोल दो कहीं जाके मुस्लिम कंट्री में, तो वो वहाँ फिर सर काटने को लगे, तुमने छोटा कैसे बोल दिया। तो हमारे में छोटे बड़े का सवाल नहीं है। हम लोग एक ईश्वरवाद पे विश्वास रखते हैं कि एक ही ईश्वर है, सब उसी में समाहित है। हम लोगों में द्वंद्व को बुरा माना जाता है कि दो है ही नहीं कोई, क्योंकि दो होने का मतलब है ये भी नहीं माना जा सकता है कि भगवान और शैतान है, तब भी दो सत्ता हो जाएगी। ये भगवान को छोटा करना हुआ। भगवान की सत्ता के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, सनातन ये मानता है। और हम सब उसी में हैं, तो शैतान भी उसी में है, फूल भी उसी में है और विष्ठा भी उसी में है। जो गंदी से गंदी चीज़ है, कीड़े मकोड़े भी उसी में बजा रहे हैं। सर, कीड़े मकोड़े समझ नहीं आया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भगवान के अंदर सब कुछ समाहित है। ये जो सृष्टि है ना, ये ईश्वर की ही है। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि अच्छी चीज़ उसकी है, बुरी चीज़ फिर और किसी की है, तो इससे ईश्वर कम हो जाता है। तो इसका मतलब है ये द्वंद्व है। जब हम चीज़ों को दो तरीके से देखते हैं तो वो क्या होता है, द्वंद्व होता है। लेकिन जो मध्य में रहकर देखेगा, तुम खुद ही देख लो, तुम अगर 1 लाख के पाने में बहुत खुश होती हो तो जान जाना तुम्हें 1 लाख के खोने में उतना ही गम होगा। तो और जो तुम 1 लाख के पाने में खुश नहीं हो रही हो तो तुम जान जाना कि तुम 1 लाख के खोने पे दुखी भी नहीं होगी। तो द्वंद्व क्या करता है, वो सिरों को देखता है, वो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था को नहीं देखता। तो जो मध्य में रहकर देखता है वही सही देखता है। तो हम द्वंद्व से निकलें और ये माने कि सारी सत्ता किसी एक ही शक्ति का पसारा है, तब फिर हम यहाँ से हट पाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो और सभी ईश्वर भी एक है, तो वो ये भी देखता है कि धर्म तो हम सबकी बनाई हुई चीज़ है, वास्तव में वो शक्ति एक ही है। तो धर्म से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज धर्म में तो बहुत सारा पसारा है। सो हम उसमें न पढ़ करके उस चीज़ को मान लें जो अल्टीमेट पावर। बोलो, बात समझ में आई। तो कम्युनलिज्म में ऊंच नीच नहीं है। तो आपने क्या बताया कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम तू ही वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। और उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा धरती ही अपने कुटुंब के समान है। तो इसी तरीके से क्षुद्र की सीमा होती है, विराट की सीमा नहीं होती है। ये तुम्हारे घर की बाउंड्री है, उनके घर की बाउंड्री है, धरती के घर की कोई बाउंड्री है क्या? तो हम लोग यहाँ सोचते हैं हम सुपीरियर, तुमसे क्षुद्र लोग ही सुपीरियर होते हैं।
विराट कभी सुपीरियर नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही सब समाहित होता है, उनमें सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी हो ही नहीं सकती। तो सुपीरियर मानने का मतलब कि कोई दूसरा भी है, तो ऐसा तो नहीं है। सनातन तो एकोमोडेटिव है, मानता है कि सब एक है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी धर्म हो उसे छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, यही धर्म का असली ज्ञान है। अब असली चीज देखें। नाउ दिस ऑल्सो हैपेंस व्हेन स्टेट पावर, कभी कभी स्टेट पावर भी किसी कम्युनिटी को फेवर करने लगेगी तो भी वो कम्युनलिज्म है, वो खतरनाक रूप ले लेता है। जैसे आपने देखा कि सिंगली और तमिल, तो श्रीलंका में क्या हुआ कि उन्होंने तमिल को बाइकआउट कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, और सिंगली यानी बुद्धिस्ट को उन्होंने ज़्यादा फेवर किया। तो क्या उसकी वजह से गृह युद्ध नहीं हुआ? पब्लिक के बीच हो तो चल भी जाएगा, वो आपस में निपट भी लेंगे, समझौता कर लेंगे, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर करने लग जाए तब तो लड़ाई सरकार और उनके बीच है। और सरकार के पास पुलिस है, वो भी मिलिट्री लेके फिर गन बंदूक लेके निकल आए, और पब्लिक के बीच है तो पत्थरबाजी करके शांत हो जाएंगे। तुम 2 पत्थर मारो, हम 2 पत्थर मारे, शांत हो जाएंगे। लेकिन सरकार ही लेके बैठ जाएगी, नहीं हम तो इसी को करेंगे, तो फिर ऐसे में देश का टूटना तय हो जाता है। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अब बस थोड़े ही एट द वर्ज ऑफ डिवीजन है, बस बलूचिस्तान सब जगह यही हो रहा है, सबकी अपनी अपनी आर्मी है। अब जरा देखिए, A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's religious community। जैसे ये आप देखिए, जो कम्युनल माइंड का लोग होगा उसको हर जगह मुसलमान ही मुसलमान या हिंदू ही हिंदू दिखेगा। और असदुद्दीन ओवैसी कभी भी मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं करते, वो कभी नहीं करते कि भारतीय लोगों का हित हो, क्योंकि एक नेता को चाहिए कि वो देश का नेता या उस जगह का भी जहाँ का क्या वहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते होंगे, तो वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर मुस्लिम बहुमत में हो जाएंगे, फिर मुस्लिम प्रधानमंत्री। अरे तुमको इन सब से क्या मतलब? ये कहो कि देश आगे बढ़ेगा, हर चीज़ पे एक ही चीज़ देखना, तो वो चीज़ गलत है। समझ में आ गया? कम्युनल माइंडसेट, कितनी अच्छी बात लिखी है। ऑलवेज थिंक दैट द कम्युनल मेजॉरिटी शुड गेट द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये लाइन क्या कह रही है कि कम्युनल माइंडसेट वाला चाहता है कि उसकी ही कम्युनिटी को क्या मिल जाए, और फिर उसको वो चाहे जैसे यूज़ करे, फाउल वे में यूज़ करे, मिस यूज़ करे। बात समझ में है कि नहीं? और अगर यही चीज़, अगर बीजेपी का, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर बीजेपी का भी कम्युनल माइंडसेट है तो ये फिर देश को तोड़ देगा। और अगर आगे चल करके ये दोनों का वेलफेयर करती है और न्याय सबको समान देती है, तो तब देश जुड़ेगा। कुछ लोग दूर से देखने में ऐसा लगता है, दूसरे देश भी निंदा करते हैं कि पता नहीं ये हिंदूवादी तो नहीं है, लेकिन अगर ये सबके साथ समान व्यवहार करेगी, सबको समान न्याय देगी, तो ये देश जोड़ने वाला होगा और आगे बढ़ाने वाला होगा। अगर ये मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करेगी, जैसा अभी दिखने में लग रहा है कि कर रही है, तो वे देश की भागीदारी में बहुत आगे बढ़ेंगी और फिर वो उनके हृदय की प्रिय हो जाएंगी, मोदी के दिल के लिए करीब हो जाएंगे। और नहीं अगर ऐसा कर पाते हैं, मुस्लिमों को, महिलाओं को उनकी दशा सुधारने में सिर्फ इनको रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, तभी ये चीज़ हो सकती है। नहीं तो फिर वो घर की दीवारों में बंद हो जाएंगी। ओवैसी से तो ये होने से रहा, वो 2 सीट है, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुई। अब देखिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन लाइक द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल एंड रिलीजियस लीडर। फिर कुछ चीजें हैं, देखो, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनलिज्म तो हमने देख लिया कि सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी होता है, और दूसरी चीज क्या है कि कम्युनलिज्म, देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, टेक्स प्लेस। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। एक होता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट तो तुम जब समझते हो कि मजदूरों के, लेकिन कम्युनल, ये कहते हैं कम्युनल राइट हो गए, होता है कि नहीं? तो धार्मिक दंगे, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज हिंदी मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। सो सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता।
और इसी को सांप्रदायिक दंगे भी कहा जाता है अगर कहीं कुछ हो जाता है। सो कम्युनलिज्म, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म टेक्स प्लेस कब होती है? व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन is shown superior, presented superior over other। ठीक है, पहली बात तो आपको एक समझनी चाहिए, कोई धर्म सुपीरियर नहीं होता, सबसे सुपीरियर ह्यूमन है और ह्यूमन वैल्यूज, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ह्यूमन वैल्यूज सुपीरियर हो, धर्म के नाम पर मारा भी नहीं जा सकता किसी को, धर्म प्रेम करने की चीज है, बात की नहीं। सो इसलिए किताबों में कितनी भी अच्छी बातें लिखी हो, हमें अच्छा होगा। अगर मान लो सनातन धर्म ठीक नहीं लेकिन हमारे संस्कार अच्छे हैं तो लोग तारीफ करेंगे कि भाई आप कैसे हो, कितना अच्छा बैकग्राउंड है कि नहीं, वही चीज़ है। नाउ दिस ऑल्सो हैपन व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। तो बात नहीं करो, takes place in various forms. So, in everyday belief, we see religious prejudice and superiority of one religion over the other religion. कभी कभी सरकार भी ऐसा करती है कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है। उसने जैसे लिख दिया कि जितनी हिंदुओं के मंदिर हैं उनकी सारी संपत्ति हमारी होगी, लेकिन जो वक्फ बोर्ड होगा या उसकी संपत्ति हमारी नहीं होगी, वो उसी की होगी। और वक्फ बोर्ड होता है ना मुस्लिमों का, वो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो भारत में 1/3 संपत्ति अभी वक्फ बोर्ड की है, सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति वक्फ बोर्ड की। इवन सुप्रीम कोर्ट पर उसने एक बार हाथ रख दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसका अभी तक है। मतलब वक्फ बोर्ड जिस चीज पे क्लेम कर दी ये मेरी जमीन है, वो उसी की हो गई बिना किसी क्लेम के। ये कानून बना दिया गया। वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जितना भी मुस्लिम कब्रिस्तान, मस्जिद, ये अगर ये कहीं बन जाए तो वो सब वक्फ बोर्ड का हो जाता है, फिर उसके रेवेन्यू सब उसके आने लगते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है। तो जबकि ऐसा सिर्फ इन्हीं को सुविधा दी गई है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और सभी के केसेस में वो बात नहीं कही गई है। जैन धर्म में क्रिश्चियनिटी को भी ये सुविधा दी गई है, क्योंकि ये लोग जो नेहरू परिवार वाले थे ये विदेशी प्रभाव के थे। तो हिंदू धर्म और हिंदू से उदित होने वाले सभी धर्म, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पंजाबी हो, उनको अंडरमाइन करके रखा गया भारतीय संस्कृति को, और बाहर वालों को असीमित शक्ति दे दी गई। और फिर एक ऐसी भी चीज आ गई, नाउ एक बात लो, इसके बाद पूरा वहां तक पहुंचा देना, एक बात देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और दूसरी चीज क्या बना दी, एक रिलीजियस एक्ट बना दिया गया कि जैसी जो स्थिति है 1947 में उसको न बदला जाए। यानी अगर मान लीजिए किसी मंदिरों को 10,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया तो उन्हें ये भय था कि आगे चल के हिंदू क्लेम कर सकते हैं कि भाई उसके नीचे वो लिखा है उनके उसमें कि उसने कहा कि हर सीढ़ी पे एक मूर्ति रखो जिससे कि हम पैर रख करके अपने वो इबादत गाह जा सकें। तो जो जामा मस्जिद की जितनी सीढ़ियाँ हैं उनमें एक मूर्तियाँ दबी हैं, तो इस तरीके से किया गया। तो आप लेकिन फिर अब वो क्लेम बन गया रिलीजियस है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, जो जैसी स्थिति है वैसे ही हमको बनाई रखनी चाहिए। तो इसमें क्या स्टेट स्पॉन्सर हो गया, क्या स्टेट ने स्पॉन्सर किया ना। तो ऐसे कई कानून बनाए जा चुके हैं जो पिछले सालों में, अगर आप जाओगे यूट्यूब में तो 10 ऐसे कानून हैं जिसमें सरकार ने लगातार क्या किया है कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को फेवर किया है और दूसरे रिलीजन को बांटने की कोशिश की। जैसे आप रिजर्वेशन देख लो, रिजर्वेशन के आधार पर दलितों को, ओबीसी को, यानी हिंदुओं को ही बांट दिया है कि उस मेजॉरिटी का हम फायदा ले सकें। वरना अगर रिजर्वेशन ऐसे करोगे तो अब जो दलित हैं वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, उनको बांटने की कोशिश की गई। और सबसे पहले अंग्रेजों ने ये दरार डाली, बोले कि दलित हिंदू नहीं है, पंजाबी हिंदू नहीं है, पंजाबी एक्ट अलग बनाओ। तो उसने कहा कि भारतीय कम्युनिटी को बांट देंगे तो कभी ब्रिटिश से ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाएगा, और उसी चीज़ को यहाँ के लोगों ने फिर आगे बढ़ाया। बोलो बात समझ में आ गई।
चलिए हो गया, 3 बचेंगे। ओके ये लो, ये लो। नेक्स्ट देखो, सो कम्युनलिज्म कब हो सकता है? पहली चीज तो अब इन लॉज को नहीं हटाया जा सकता। इन लॉज को धीरे धीरे हटाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज आप किसी को फैसिलिटी दे दो तो फिर हाँ इंडिया में है अभी। सब कुछ चल रहा है, अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो लोग बोलेंगे कि क्लेम करेंगे भाई है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर उन्होंने बहुत सारी जमीन कब्जा कर रखी है। वो कहते हैं आज बंद है, हम नहीं खोलेंगे, तो हाई कोर्ट नहीं खुलता है। बहुत सारा जब तुम देखोगे तो पता चलेगा ऐसे कि लोगों को 1/3 जो है, मतलब अगर भारत में सबसे अधिक संपत्ति तीसरे नंबर पे किसकी है तो वक्फ बोर्ड की, और उससे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उनको बैठे बैठे खाना है, उससे इधर उधर ऐसा करने से तो कुछ होगा नहीं ना। उनको संपत्ति का क्या क्लेम है? तो धीरे धीरे अब उनकी संपत्ति वापस ली जा रही है कि तुम जमीन के कागज दिखाओ, ऐसे हाथ रखने से नहीं होगा, कागज है तो है। अब धीरे धीरे वो संपत्ति धीरे धीरे सरकार वापस ले रही है कि इट इज रॉन्ग, क्योंकि सरकार के ही पैरेलल तुम एक चलाओगे तो सरकार कैसे चलेगी? सिर्फ एक ही मेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो और ये रूल बनाया किसने? ये कांग्रेस के समय में धीरे धीरे, आपको ये मालूम है कि ये जो मैती और जो दूसरा कौन सा समुदाय था हाँ, कुकी, तो कुकी को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया बाहर से, क्रिश्चियंस को। और मैती समुदाय जो वहाँ का ब्राह्मण वैष्णव परिवार था, उसको 10% जमीन में समेट दिया, कुकी से कहा तुम फैल जाओ। और वो मेजॉरिटी में थे ना, जबकि मैतीस मेजॉरिटी में थे। अब जाकर के जब और सप्रेस करने लगे तो कहीं ना कहीं वो बात उठ गई। तो इन्होंने बोला उच्च न्यायालय ने ये गलत कर रहे हो, इनको भी आरक्षण दो। तो जब आरक्षण की बात आई फिर गोलियां चलने लगी। ये चीज, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो इट इज ऑल इसके बेसिस पे स्पॉन्सर हुआ है ये जो कम्युनल है। अब देखिए ये लीजिए, ओके नाउ इन नोट करो, बात नहीं करो। इन डे टू डे लाइफ वी सी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कम्युनलिज्म कैसे फैलता है। रिलीजियस प्रिजुडाइस एंड सुपीरियरिटी, रिलीजियस प्रिजुडाइस एंड सुपीरियरिटी, ठीक है। तो हम ये देखते जाते हैं कि ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। आपको ये बात मालूम है, ये जो मैती समुदाय में वहाँ की औरतों को घुमाया गया और उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। और जब वहाँ पर जम्मू कश्मीर में 91,000 लोगों को निकाल दिया गया, काट दिया गया, उस पर जब वो लोग पहुँचे बोले तुम बहुत लेट हो चुके हो, तुम 5 साल लेट हो चुके हो, अब नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी के केसेस में संज्ञान ही नहीं लेती है, उनको फाइल ही नहीं कर रही आज तक उनके केस। जब माइनॉरिटीज को दिक्कत होगी तभी तब उसको संज्ञान में ले लेगी। तो क्या ऐसा कहीं हो सकता है? कि हो सकता है मेजॉरिटीज भी है कि संज्ञान का मतलब है कि वो एक्नॉलेज करती है, खुद ही FIR दायर करेगी, तुम आओ तुम्हारी जवाबदेही है। अब जैसे इसने स्टालिन ने बोल दिया कि कीड़े मकोड़े हैं सनातन धर्म वाले, तो कुछ संज्ञान नहीं ले रही। तो अगर इतनी प्रोएक्टिव होती तो संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा नहीं करती है कि कुछ भी है। वहाँ के मस्जिदों से भी चिल्लाया गया कि तुम चले जाओ, अपनी औरतों को यही छोड़ दो, या धर्म बदलो या मरो, ऐसे। तो लेकिन कुछ नहीं किया। वहाँ के गवर्नर ने चिट्ठियाँ लिखी राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी ने उसको डंप यार्ड में डाल दी, उसको उस पर कोई एक्शन ही नहीं किया। तो नहीं तो समय से एक्शन हो जाता कि नहीं? तो चीज़ें एक्शन नहीं ली गई तो चीज़ें बुरी होती चली गई। और वही अब देखो अब्दुल्ला जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा, जबकि कितने लोगों को और बैठते हैं आराम से संसद में, तो कोई एक्शन नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या ये रिलीजियस प्रिजुडाइस हो रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव, पक्षपात। प्रिजुडाइस का क्या मतलब है?
पक्षपात हो रहा है, ये लो, ये लीजिए। Now next is a communal mind leads to a quest for political dominance. Leads ये क्या लीड करता है? Leads to, quest का मतलब चाहत, for political dominance। इसका हम आंसर भेज देंगे आपके पास, धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहिएगा तो समय से हो जाएगा। पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन, ऑफ वंस ओन रिलीजन। अब देखिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन, दैट इज यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल एंड रिलीजियस लीडर्स। आप ये भी देखते हैं रिलीजियस लाइंस पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से हिंदुओं को जगह छोड़नी पड़ी, या किसी वजह से, डर की वजह से हो या जो भी, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन। क्या ये चीज ठीक है कि नहीं? ये तो ठीक नहीं है। तो या कहीं पर ये भी कहा गया है कि भाई यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो अब ये हिंदी त्योहार यहाँ नहीं मनाए जाएंगे, तो क्या ठीक होगा? सो इसको कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। इन सब चीजों से क्या होता है? कम्युनलिज्म बढ़ता है। अब जैसे नूह हिंसा में हो गया, चारों तरफ पहाड़ थे तो पहाड़ों से सब आ गए, गोलीबारी चलाने लगे, बंदूक चलाने लगे कि शिव जी की आत्मा नहीं निकालो, हम यहाँ पे 80% हैं, यहाँ तुम ऐसी कोई एक्टिविटी करोगे तो मारे जाओगे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म है आपके पास टॉलरेंस होनी चाहिए। हर धर्म के लोग यहाँ कहाँ चले जाएंगे? So that is तीसरी बात। देखो, पॉलिटिकल बात नहीं करो, मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस। एक जगह से दूसरे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि हिंदू यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। जैसे वहाँ की जमीन छोड़ के भाग आए श्रीनगर से या जम्मू कश्मीर से, तो उनकी जमीन वो लोग क्या किए, 2000-3000 में खरीद ली है, उसी दिन रजिस्ट्री करा, हमें दे जाओ। ये भी है, ये गलत है कि नहीं? ना। अब देखिए, सेक्युलर स्टेट। चौथी चीज, कम्युनल वायलेंस भी होता है, उससे भी कम्युनलिज्म बढ़ता है। और राइट्स एंड एक साथ नरसंहार, मैसेकर, जैसा कि वहाँ पर हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस में नरसंहार जो हुआ वो गलत है, लेकिन मुलायम सिंह ने फिर खूब जम के नरसंहार किया और खूब उसके वीडियो प्रचार में सब जगह चलाए गए। देखो, हमने 13,000 हिंदुओं को मारा, हमें ही वोट देना, और जीते फिर खूब धमाधम। जब उसने दिखाया कि कैसे मारा, और बोरे में पत्थर बांध के कैसे वहाँ पीछे सरयू नदी में फेंका गया, नीचे लाशों का अंबार रह गया सरयू नदी में नीचे। तो जो मतलब घर घर में, फिर हर घर में घुस के कार सेवकों को मारा। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए पहले प्रयास में विफल रहे, तो उसमें लेकिन उन्होंने दिखाया कि हमने खूब मारा है, 13,000 को मारा, अब हमें ही वोट देना है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल, लेकिन मारना तो कोई हल नहीं है। तुम पहले से सेना लगाते, उनको कैप्चर करते, तो उन्होंने फिर गोलियां चलवा दी ओपन, और रखे भी ऐसे पुलिसमैन जो नॉन हिंदू थे, नहीं तो हिंदू को मार नहीं सकता। तो चालाकी से मुलायम सिंह ने ऐसी सेना रखी हुई। अब सेकुलर स्टेट मतलब ये, आप ये समझिए, अभी तक मुस्लिम लोग समाजवादी पार्टी के फेवरेट, उन्हीं को देंगे, बहुत अच्छा काम। फिर चाहे वो देश को बेच दें, उससे देखिए,
सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है? कम्युनलिज्म वाज ए मेजर चैलेंज टू अवर कंट्री, सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स यूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। हमारा जो स्टेट है वो क्या है? सेकुलर। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंदिरा गांधी को हमेशा ये डर सता रहा था कि जैसे दूसरी जगह इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, कोई ना कोई ऐसी पार्टी आएगी जो इंडिया को हिंदू स्टेट या सनातन स्टेट कर देगी। तो उन्होंने आपातकाल के दौरान 96 में ये वर्ड जोड़ दिया था हमारे प्रीएम्बल में कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो जिससे कि भारत कभी भी एक धर्म का वो सपोर्ट करने वाला राष्ट्र ना बन सके। सो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। और अभी जो संविधान की प्रतियां बांटी गई हैं उसमें संविधान में से सेकुलर वर्ड हटा दिया गया अभी नई संसद में, इसलिए वो बोले कि ये वर्ड आपातकाल में जोड़ा गया है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। सो अब ये देखिए, सो द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, सो इंडिया इज मॉडल ऑफ, अगर मान लीजिए इस तरीके से स्टेट होता कि स्टेट फेवर करती तो फिर ये स्टालिन की हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके से बोल सकते, क्योंकि फिर कोई हमारे यहाँ लड़ने वाला भी नहीं है उस तरीके माइंडसेट का, तो वो कोई भी कुछ भी बोलता है। नाउ देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। इसका क्या मतलब है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। कंट्री को स्टेट भी कहते हैं। बाबरी मस्जिद इंडिया में है क्या? इंडिया में ही है, बाबर ने बनवाई थी, एक दिन के लिए वो वहाँ रुका था तो उसके ऊपर कैनोपी बनवा दी गई थी और मूर्तियों को फिर हटा करके पेंट कर दिया, कैनोपी बन गई, वो मस्जिद हो गई। वो इंडिया इज मॉडल, इंडिया इज मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। मॉडल इंडिया क्या है? मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट एनी रिलीजन। एनी सिटीजन हैज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, अपनाने का भी अधिकार है, एंड प्रोपगेट और प्रचार करने का। सुबह गिरजाघर जाओ, शाम को गुरुद्वारे चले जाओ, खाना मिल रहा है, तो प्रोपगेट ऐसा है। लेकिन चाइना में कोई धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई 4 लोग भी बैठ जाएंगे एक साथ तो कहेंगे इट इज ए टाइम वेस्ट, चारों को गिरफ्तार करने, बोलेंगे अकेले करो जो करना है, बंद करना है, 2 लोगों को यहाँ पर भीड़ मत लगाओ। चाइना को प्रोडक्टिव कंट्री बनाना है, आप संगठन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो म्यूटिनी मानी जाती है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र। हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ वो अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, उसके लिए नहीं है। अगर वो आप उस मोटिव, रिलीजियस मोटिव से करते हो, रिलीजन को वो नहीं मानते, कहते हैं ये फालतू चीज है। कितना अच्छा। हाँ, नाउ अब देखिए, दैट इज पॉलिटिकल communal wise। अब यहाँ देखिए, to ensure equality within religious communities, the constitution has banned the act of untouchability। यानी विदिन रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी डिफरेंसेस होंगे, तो उन्होंने अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया, यानी अनटचेबिलिटी। कि कहते हैं कि ये पहले जाते थे, ये शूद्र ने हमको चमार ने छू लिया, इसको डालो 10 साल जेल, ये सब नहीं होता, छू लिया, अस्पृश्यता नहीं होती है। और उन्होंने भी, जो गांधी जी ने भी साबरमती आश्रम में खुद भी एक अच्छी जाति के होते हुए भी मैला ढोया, तो फिर उनकी पत्नी ने मना कर दिया। गांधी पिक्चर में आप लोग देखो कि नहीं, हम मैला थोड़ी धोएंगे, हम ब्राह्मण परिवार के हैं, तो उन्होंने फिर उनको डांटा भी और चांटा भी रखा है, मैला तो तुम्हें ढोना पड़ेगा, तुम मेरी पत्नी हो। और वो रोती रही और मैला ढोती रही, तो मतलब उन्होंने बोला, फिर बोले ये सही नहीं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम हमें क्यों बातें करते हो? भाई किसी की टॉयलेट उठाना एक ब्राह्मण के लिए क्या ठीक है? तो वो पहले टॉयलेट उठाने वाला सिस्टम था, बकेट उठा के टॉयलेट डालो कहीं, तो कहें हमसे ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दिखाएंगे कि सब बराबर होते हैं और ये हरिजन ना।
कम्युनल वायलेंस। सो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए क्या किया गया बताइए? दैट अनटचेबिलिटी इज बैंड टू, किसके लिए? दैट इज रिलीजियस कंट्री इक्वलिटी, टू इंश्योर रिलीजियस इक्वलिटी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड अनटचेबिलिटी। देखिए नाउ इसी तरीके से लाइकवाइज जेंडर एंड रिलीजन कास्ट इज पॉलिटिकल एरिना एंड इट हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पहले भी कास्ट का था लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। हमारे यहाँ कास्ट को धीरे धीरे एलिमिनेशन करने का प्रावधान है कि कास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट इक्वलिटीज। तो हमारी ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सभी कास्ट को इक्वलिटी हो। अंबेडकर ने क्या कहा था कि भले ही हम संविधान में इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिस दिन उनकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थी, लेकिन हम जानते हैं इट इज़ ए फुल ऑफ कंट्रोवर्सी। ये एरा कैसा आने वाला है कंट्रोवर्सी का, कि देखने से लगेगा कि सब कुछ इक्वल है और इनको इतना वो भी दिया जा रहा है, लेकिन जब हम वहाँ बाहर जाके देखेंगे तो देखेंगे कि वो तो उसका छुआ पानी भी नहीं पी रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी में वही डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। अब धीरे धीरे हट रहा है, जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जा रहा है सब जगह, तो वो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, तो फिर तो सब कुछ हो ही रहा है। तो लेकिन ये बात उस समय कही थी, हटा देना चाहिए। ये सरकार चाहती भी है, लेकिन फिर इसे ये रिस्क है कि वो सारे लोग जो सुविधा एक बार पा रहे हैं वो फिर इसको वोट नहीं देंगे। अगर इसको एक बार ये चीज़ इसकी उम्मीद हो जाए कि सभी मुस्लिम महिलाएं इसको वोट दे रही है, उसी दिन रिजर्वेशन हटा दे। एक बार ये कैलकुलेट कर ले कि कितना है, क्योंकि ये इस अभी हो रहा है धीरे धीरे कि बीजेपी को चोरी चोरी सभी मुस्लिम महिलाएं पसंद कर रही हैं, और इसके कारण ये है घर में जाके बोलती हैं और फिर वहाँ ऐसे उठा दिखाती हैं 3 नंबर पे दबाना, तो वहाँ दबाए आती हैं। अब कोई नहीं कर सकता, पुरुष भी नहीं कर सकता, वो तो सब ले जाएगा और वहाँ वो अपनी मर्जी का दबा के आ जाती है। तो लेकिन जिस समय ऐसा हो जाएगा उस समय ये जो रिजर्वेशन हट जाएगा। रिजर्वेशन ये नहीं चाहते, बिल्कुल समानता चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार को पावर भी चाहिए, तो पावर के चक्कर में ये खुलेआम नहीं बोल रहे। और ये भी हटाना चाहते हैं जो फालतू लोग हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है, इन्फिल्ट्रेट होके आ गए। जैसे हमने कहा नहीं था कि एनआरसी, तो रजिस्ट्रेशन जो हैं वास्तविक लोग यहीं के ही रहे, बाहर के ही बांग्लादेश से आ रहे हैं, इधर उधर से वही गड़बड़ कर रहे हैं, रोहिंग्या आ जा रहे हैं, तो वो सब बहुत गड़बड़ करते हैं। दिल्ली में लूट पाट बहुत कुछ करते हैं। अब जरा देखिए, सुनिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बात नहीं करो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बैंड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यस कास्ट प्रॉब्लम हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। हम ये देख रहे हैं कि समसामयिक समय में, ये पीछे से अभी तक देखते हैं, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। शहरों में तो हो चुका है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन गाँव में अभी भी ये चल रहा है। ब्राह्मण समाज अलग जगह रहता है और कोई अलग रहता है, तो आप ये देख लोगे तो इनके नामों पे शहरों के नाम भी बने हैं। शास्त्री नगर जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, वहाँ सब शास्त्री ब्राह्मण लोग रहते हैं। तो इस तरीके से जो इस तरीके से बने हुए हैं, तो ऐसे ही है। पूरा उन्नाव में देखोगे तो ब्राह्मणों के नाम पे ही नगर नगर के शहर शहर के नाम। अब जरा देखिए शास्त्री सर्कल, ये सब वो शास्त्री, लेकिन कई जगह नगर भी होते हैं, शास्त्री नगर, इसका मतलब है वहाँ ब्राह्मण ग्रुप रहता है। अब यहाँ देखिए, सो कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स। क्या तुम्हें ये बात मालूम है? वो ये देखती हैं कि किस जगह पर बहुमत में कौन है। अगर मैतेई समाज का है तो वो वैष्णव को वहाँ पे उठारेंगी अपना कैंडिडेट, मैतेई, तो वहाँ पे दूसरे को नहीं उतारेंगे। जहाँ मुस्लिम है वहाँ वो मुस्लिम को उतारेंगे। सो इट इज़ ऑल कास्ट बेस्ड, कि लोग चाहते हैं कि हमारे लोग आएँ। कहीं पर
जाट है तो जाट कम्युनिटी को उतारेंगे, तो ये बहुत कैलकुलेशन होता है, इट इज़ ऑल कैलकुलेशन। तो दिमाग लोगों के पास नहीं, जब लोग इसके ऊपर उठेंगे है ना, तो लोग इसके ऊपर उठेंगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज वो लोग बायस्ड हैं। तो ये ऐसा पीछे देखा भी गया है। ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर द नेसेसिटी, और कुछ ऐसे भी वो देंगे जो उनके भाषण होंगे, स्पीच, जिसमें वो कास्ट को कहीं ना कहीं दिखाई देंगे कि इस समाज के साथ बड़ा अन्याय हुआ है तो हम इसे ठीक करेंगे। इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि कास्ट को हमने इसी को उतारा है। सारे जनरल ओबीसी वाले मिलके अशोक गहलोत को वोट ही ना देते। But it has been seen that voters have a strong attachment to political parties, which often is stronger than their attachment to their caste. ये भी देखा गया है कि जो पार्टी उनके कास्ट के साथ ज़्यादा अटैच है वो उसी को वोट देते हैं। अगर मान लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, बहुत सारे लोग उससे अटैच नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने काशीराम के नाम पे बहुत ऐसे हैं लोअर ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया है, तो मायावती को वोट देंगे। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े अपने पुतले ही बनवा डाले अम्बेडकर नगर में काशीराम के, हाथी ही हाथी हैं, अगर वहाँ देखो तो ऐसा लगता है हम हाथियों के बीच फंस गए हैं। वो अम्बेडकर पार्क है ना जो लखनऊ का, उसमें 1000 बड़े बड़े हाथी, डरी जाओ तो के पैर से निकल जाओ, लगता है वहाँ हाथी बनते हैं, ऐसे लगता है। तो अब जरा देखिए, तो ये हो गया कास्ट इन पॉलिटिक्स। व्हाट डज इट मीन कास्ट इन पॉलिटिक्स? कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आर चूजन, अभी हम इसको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, दैट ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कास्ट इन एनी सोसाइटी। इन एनी सोसाइटी में कहाँ कौन रहता है उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो कास्ट के ये पॉलिटिक्स में, इसके अलावा कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित एंड ओबीसी। खैर इससे फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स में सब लोग ओबीसी के लिए और दलित के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि उनके भी वोट मिल जाए। सो इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। हमारे देश में अगर ओबीसी देखा जाए तो 70% अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। धीरे धीरे करके सभी को ओबीसी में होड़ लगी होगी, ब्राह्मण भी का भी बस चले तो वो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस ही में घुस जाए। तो इसका मतलब है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जातियां जा रही हैं, लेकिन अब उसका फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा सभी जातियों को बैकवर्ड में डाल के 100% आरक्षण कर देना चाहिए। सबको डाल दो तो सबको आरक्षण। सोशल एंड रिलीजियस, अब देखो सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज इन इंडिया। द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन। हमारे यहाँ हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिसमें ये दिखा जाता है कि कितने, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक है दैट इज निर्धारक तत्व कि कौन है, वो नियमन विभाग, वो क्या करता है, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, कितने कास्ट के कौन है उसके हिसाब से प्लानिंग करता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, कितने अशिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, अगले 5 साल की प्लानिंग होती है। तो जो 5 ईयर प्लान है वो प्लानिंग कमीशन तैयार करता है, उसके लिए सेंसस बहुत हेल्प करता है। तो दैट इज सेंसस रिकॉर्ड होता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है, जनगणना धर्म के आधार पर भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2 पेज का पूरा हर एक से भरवाया जाता है। दैट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रपोर्शन of 6 major religious groups in India, so that since independence the total population of each group has increased but their proportion has not changed much। तो सभी की पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन उनका जो अनुपात है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब नाउ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर अकाउंट टू 2/3। अगर हम SC, ST और OBC देख लें तो वो 66% है, यानी OBC सबको मिला के 66%। नाउ कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स। अगर हम देखें तो कास्ट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिकॉज इट इज एक्सेस। जो हाई कास्ट के लोग हैं उनका जमीन पर ज़्यादा अधिकार है। तुमको ये बात मालूम है कि शुरू में 3% ब्राह्मण थे तमिलनाडु में, और वो 3% लोगों ने अंग्रेजी जल्दी जल्दी सीख ली, द्रविड़ लोग नहीं सीख पाए।
तो आर्यन्स ही तो हैं ये जो ब्राह्मण और ये असभ्यता। और उन्होंने सभी अंग्रेजों के ऊंचे ऊंचे पदों पर कलेक्टर और ये सब पोजीशन पा ली, तो वहाँ के द्रविड़ लोग नफरत करने लगे कि ये बाहर से ब्राह्मण आए, देखो नॉर्थ से, और सब इतने दिमागदार हैं, इन ब्राह्मणों को हटाओ, इनको मारो, जब तक ब्राह्मण नहीं मरेंगे। तो वो उसी के लिए ये डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से देखो कि द्रविड़ों को हम बढ़ाएंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और एआई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईडीएम के जो कि जयललिता की पार्टी थे, इन्होंने शपथ ली उसी दिन से कि हम ब्राह्मणों का तमिलनाडु से समूल नाश करेंगे। और ये हिंदू उन्मूलन समिति बनाई गई और उसमें जाकर स्टालिन ने भाषण दे दिया कि हिंदू और सनातन धर्म कीड़े मकोड़े हैं। और फिर अभी भी उन्होंने बोला कि ये तो उनके समाज उनके पार्टी की टैग लाइन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो तो इसीलिए बनी ही थी। तो किसी को मार देने से तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते, तुम कंपटीशन करो। भारत में ऐसा क्या मतलब है कि मार डालो, पढ़ो। दया पे आरक्षण क्यों ले रहे हो, पढ़ो, दिमागदार बनो। कितने शुरू में ऐसे आरक्षण दिए गए -3 नंबर -4 मार्क्स पर, वो बन रहे IITN, और कितने डॉक्टर, फिर जब लोग उनके द्वारा मारे जाने लगे तो वो पता करने लगे ये डॉक्टर SC ST तो नहीं आरक्षण, क्योंकि वो मार दे रहा है लोगों को, कितने पुल गिरा दिए। तो तुम पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर जहाँ 3 साल में पढ़ाई IIT की, वहाँ 7-7 साल IIT में वो पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे पढ़ाया क्या जा रहा है, तुमको आरक्षण दे दिया। और प्रोफेसर की तो और हालत खराब, प्रोफेसर उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही उनके लिए, बोले हमसे तो नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर बोले हम इनके लिए बुद्धुओं को कौन पढ़ाएगा, और इतने बड़े बड़े प्रोफेसर IIT के, तो सरकार ने बोला नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है और 6-7 साल में तो निकाल ही देना है। फिर भी पुल टूट रहे हैं, तो क्या किया जाए। अब तो दे दिया ना, जो जिस कैटेगरी का हो उसी में देना चाहिए उसको, है ना। मान लो तुम महिला ढोने के लायक हो तो तुम महिला ढो, उसमें आरक्षण मिलेगा। अब जरा देखिए स्टीरियोटाइप, कुछ डेफिनेशन। Okay, an image or idea of a particular type of person that has become fixed through being widely held. So, an image or idea of person of particular community, ठीक है, on basis of preoccupied mindset, on basis of preoccupied mindset। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिटलर के केस में ये धन रखा है और इसके ऊपर ये ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो ये ज्यूस है, तो ये दिखाया गया था कि ये ऐसे बैठा हुआ है और इस तरीके से दिखाया कि धन नहीं, मतलब धन की गठरी पे ऐसे बैठा हुआ है, तो ये दिखाया गया कि सिक्के इसके चारों तरफ हैं, तो यहाँ ऐसे दिखा दिया गया। हाँ, तो वो हमारा तो तुम भी कमाओ ना, तुम्हें क्या। हाँ, तो उसमें ये दिखाया गया कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और कीड़े हैं, ऐसा दिखाया गया। तो ये स्टीरियोटाइप है, किसी को कुछ दिखा देना। ऐसे आप देखोगे पाकिस्तान की जो बुक है उसमें ब्राह्मणों के ऐसे भद्दे भद्दे चित्र हैं, आप सीधा यूट्यूब में कर लो, उनकी नोटबुक में है कि ब्राह्मण वर्मीन होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, हिंदू समाज ऐसा होता है, वैसा उनको दिखाया गया। तो उनको जब शुरू से तुम नफरत में ही ढालोगे, वो कैसे फिर कर पाएंगे। उनके माइंड सेट शुरू से ऐसे सिखा रहे हैं। फेमिनिस्ट नहीं, वो उनकी बुक में है, नोटबुक में ऐसे बनाए, बोलो क्या मतलब है, वो सिखा ही नहीं रहे कि सबसे प्रेम करो। तो वुमेन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स। फेमिनिस्ट क्या होता है, जो औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार देना चाहे उसको क्या कहेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स to give equal rights to women as men। देखिए
पैट्रियार्की तो आपको मालूम है, दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच एल्डेस्ट मेल इज हेड ऑफ फैमिली। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि केरला में मैट्रियार्की चलती है, वहां माँ का नाम चलता है बेटे के साथ। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच eldest male is head of family. Now, child sex ratio. Child, the number of girl children per 1,000 boys. The number of girl children per 1,000 boys। तो कहीं कहीं सबसे ज्यादा शोचनीय स्थिति हरियाणा में ये 890 के करीब है, और जबकि बाकी जगहों पर 990 तक भी जाती है। हरियाणा में एक पुरुष के साथ एक स्त्री के साथ भाई दो भाई एक साथ शादी करते, वहाँ है ही नहीं। जब वहाँ लड़के ज्यादा हैं तो फिर क्या किया जाए, लड़कियां नहीं है। अब देखिए, नाउ जेंडर डिवीजन क्या है? जेंडर डिवीजन बात नहीं करिए। सो इट इज फॉर्म ऑफ हिरार्कियल सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। हमने जेंडर के आधार पर डिवीजन कर रखा है। इसका मतलब है मेल और फीमेल को अलग अलग अधिकार। ऐसा होता है कि फीमेल को घर में कम इम्पोर्टेंस दी जाए और मेल को ज़्यादा, तो क्या इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे? और ऐसा क्यों किया जाता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ हिरार्कियल, इट इज़ फॉर्म ऑफ इंडिया में बाकी कंट्रीज में भी देख लीजिए, सब जगह था। फ्रांस की भी कहानी पढ़ो, सब जगह यही था। लेकिन कुछ स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, और यूरोप में तो वो खत्म भी हो चुका है डिवीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, इन विच मेल डोमिनेंस इज देयर। लेकिन फिर भी जो भारत में है, यहाँ की स्त्रियों के साथ मॉलेस्टेशन के केस कम है, जबकि यूरोप में ज़्यादा है। वो रिकॉर्ड नहीं होते क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं वो अल्कोहलिक हैं और सब चीज़ें करती हैं, और वो जाती नहीं है पुलिस के पास। लेकिन उनके ऊपर, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वो तो दूसरे पे कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन उनके ऊपर जो होते हैं वो फिर जाती नहीं, दे आर अकस्टम। उसके लिए वजह से बहुत ज़्यादा केस है। ये कहने के लिए है कि उनको इन सब का नौकरी और इन सब का, लेकिन उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि एक औरत अपनी पूरी आयु में 5 मर्दों से शादी करती है। ये यूरोपियन जो आया है, तो इसका मतलब है डिवोर्स तो बहुत होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो अगर वो नौकरी न करे तो खाए क्या? नाउ फैमिली लॉज, देख लीजिए, द लॉ दैट डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर। जैसे फैमिली लॉ का मतलब है हिंदू विवाह पद्धति, हिंदू अधिनियम, मुस्लिम अधिनियम। तो मुस्लिम कितनी शादी कर सकते हैं? अगर उनके यहाँ दत्तक पुत्र लिए जाएंगे तो उनको कोई अधिकार नहीं है मुस्लिम में। जैसे अगर उसने बाहर से पाल लिया तो उस बच्चे को कुछ संपत्ति का अधिकार नहीं, तो अलग अलग नियम है। और हिंदू में दत्तक पुत्र लिया जाएगा तो उसे संपत्ति देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें। सो अभी हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। उसके पहले हमारे में विभाजन करने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग लॉ को एक साथ इंडियन कोड में बनवाया था, जिसको नेहरू ने उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया। That deal with family related matters such as marriage. गॉड से कितने लोग होनी चाहिए थी। एक बार गांधी को शूट करते, एक बार
फेयरली रिलेटेड। उन्होंने कहा, बोले नेहरू तुम ठीक नहीं कर रहे हो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बन जाने दो। तो बोले प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा चाहे देश बट जाए। कीचड़ उसके लिए। और फिर उसके बाद जो माउंट बेटन की पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, वो उसके पास भेजी गई थी रिझाने के लिए कि वो इंश्योर करे कि वो कैसा संविधान चाहते हैं। नेहरू उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर चित्र में देखो तो उसको ऐसे झुके हुए खड़े, देखो सपेरा, ऐसे उसको सपेरा दिखा रहे हैं, ऐसे देखो उसको जैसे जोकर टाइप है। अगर हम यहाँ दिखाएं तो आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री मतलब वो सरपेंट को दिखा रहे हैं, उसको झुके हुए। बहुत देखो, मैं आपको दिखा भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री। जबकि हमारे यहाँ कुछ होता है, कोई बाहर से आता है तो हम कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। वो सबसे गया गुजराई दिखा रहे, भारत भिखारियों का देश, और वही यूरोपियंस के माइंड में आ गए। ये देखो नेहरू शोइंग सरपेंट। तो ये देखो अभी दिखाया जाएगा, रुको। नेहरू सपेरे को दिखाते हुए ये देखो, इसमें और भी फोटो है, लेकिन अब ये देखो ये कैसा दिखा रहा है। एक में दिखाया गया है कि बहुत, यहाँ तो ऐसा दिखाया गया है, लेकिन एक में अभी और पिक्चर इसी में है तो आपको पता चलेगा। नेहरू showing serpent to foreign delegates। स्नेक्स नहीं है तो शायद हाँ स्नेक चार्मर होता है ना, स्नेक भी देने से भी आता है। तो इसमें दिखाया गया, तो इसमें आपको ये सब मिल जाएंगे फॉरेन डेलीगेट्स। ये बताओ, ये नेहरू हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स पीते हैं, बिल्कुल गए गुजरे प्रधानमंत्री। ये देखो, और इसके नाम पे चिल्ड्रंस डे बनता है। फॉरेनर्स हैं ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी है आप देखोगे तो पता चलेगा। ये सब रिलीज नहीं की गई, लेकिन ये सब फोटो कीचड़ की ये चिलम जलाते हुए देखो, स्त्री को चिलम पिला ये देखो, ये चिलम पीते हुए। किसने बनाया इसको? प्राइम मिनिस्टर। ये अगर आप तो ये अच्छे परिवार के नहीं थे। वो जो वहाँ का श्रीनगर से इनके लिए पानी आता था पीने के लिए, आबे जमजम का पानी जैसे वो नहीं होता, कौन सा है वहाँ का, तो कौन बहुत पानी है वहाँ से, तो अलग से हेलीकॉप्टर में आता था और बाहर से कपड़े प्रेस होके आते थे। इंडिया की गरीबी हटाने की जगह देखो
सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए इसको। Okay. Now the family laws. It deals with the family related matters like marriage, adoption और इनहेरिटेंस। इनके आधार पर ये लॉ इन अवर कंट्री डिफरेंट, और जो भी इनकी शादी के कार्ड छपे, चाहे इंदिरा गांधी के, वो सब उर्दू में छपे और उसमें फेरे नहीं लिए गए, उसमें नमाज अदा की गई। दिखाते हैं कि बहुत बड़े जनेऊधारी हैं ना, इनके बेटे का या जो बेटियों की सब शादी हुई है वो मुस्लिम रीति रिवाज से। और यही इसी में दो दुर्भाग्यशाली ऐसे मर्द हैं जो अपने बेटे को अपना नाम नहीं दे पाए, जैसे फिरोज खान अपने बेटे को खान नाम नहीं दे पाए, गांधी नाम आ गया। और इंदिरा गांधी ने पता नहीं कहाँ से गांधी नाम पा लिया, पिता नेहरू थे। तो इनके परिवार में जो नाम दिए गए हैं, और रॉबर्ट वाड्रा भी अपने बेटे को अपना नाम नहीं दे पाए, वो गांधी के नाम से चला। तो दो अब ऐसे अभागे लोग जो अपना नाम नहीं दे पाए, एक फिरोज खान है, एक रॉबर्ट वाड्रा। परिवार अब देखिए, सो डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू डिफरेंट रिलीजन। हमारे यहाँ क्या है, सबके अलग अलग एक्ट बने हैं, तो डिफरेंट फैमिली लॉ आर अप्लाई टू डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम औरतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको बैरंग लौटा दिया जाता है कि आपके मुस्लिम लॉ में के हिसाब से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जबकि वो काफ़ी दुखी होती हैं, प्रताड़ित होती हैं। अलग अलग लॉ बोले, लॉ एक होगा तो हम बहुत, लॉ मजबूत होना चाहिए ना। मुस्लिम में अलग अलग तो मुस्लिम में लॉ मतलब कुछ भी दिया नहीं जाता है, ज़्यादा अगर छोड़ भी देते हैं तो। नाउ अब आगे देखिए, दलित्स क्या होते हैं? दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट आर कॉमनली नोन एज दलित्स। भगवान के भक्त। Castes are called Dalits. ठीक है। Now what does it mean by electorate? Electorate, what does it mean? All the people in a country or area who are entitled to vote. All people living in an area, जो वोट देने के अधिकारी हैं, उनको क्या कह देते हैं? मतदाता। So all people living in an area who are entitled to vote and elect a contestant, जो किसी को चुनते हो, who are entitled to vote and elect। So, जैसे इंडिया में कुछ लोगों को रिजर्वेशन देते हैं, वैसे अमेरिका और बाकी कंट्रीज में भी कुछ माइनॉरिटीज को मिलता है क्या? रिजर्वेशन तो नहीं है, यहीं पर है। इंडिया सोचो ये अम्बेडकर ने शुरू करा था, बोला 15 साल में बंद होगा, लेकिन अब देखो कभी ना कभी अच्छी चीज आ सकती है। So universal adult franchise, that means all citizen whose age is above 18 years are authorized to vote। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India। Mention different aspects of life in which women are discriminated। सार्थक 3 ऐसे एस्पेक्ट बताओ।
इन इंडिया, बोलिए। बहुत अच्छा, वही बात है, कितना नहीं वो बोल रहा है तो बोलने दो। कॉन्स्टिट्यूशन provides all हाँ individual कॉन्स्टिट्यूशन एक टेबल हो गया, कुर्सी 3 हो गया, 3 बताने ना। सो पहली चीज है इन एजुकेशनल फील्ड, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? द लिटरेसी रेट वाज 65.61%। कब था बताइए? 2011 में, जैसा हमने कल लिख लिया था। और जो मेल का था वो 82.14%। तो एजुकेशनल फील्ड में हमें इससे पता चलता है कि सो इन लिटरेसी रेट, तो दैट इज फीमेल परसेंटेज इज 65.46, while male percentage क्या है? is 82.14%. Second, in field of jobs, so the women are in lesser percentage and often paid less salary. तुमको ये बात मालूम है कि जहां सलमान खान को 20 करोड़ मिलते हैं, वहीं जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है उसको 6 करोड़ मिलते हैं। तो हमेशा वह 1/4 ही दिया जाएगा जो भी है। ये शुरू से बॉलीवुड में भी डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। तो इस तरीके से, और सैलरी में भी है। तो क्या कहा गया कि फॉर हाईली पेड प्रेफरेंस इज नॉट गिवन। हाईली पेड सर्विस में औरतों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। इन हाईली पेड, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं, उनमें कम ही औरतें हैं। तो पेड सर्विसेज प्रेफरेंस इज नॉट गिवन टू वुमेन। इवन आप देखो, जब बड़े बड़े देशों के राजनयिक या प्रेसिडेंट या टॉप ब्रास इकट्ठे होते हैं, उसमें फीमेल कमी। सिर्फ भारत की यही दशा नहीं है। तो नॉट गिवन टू वुमेन, ठीक है, एंड दे आर getting less salary than men, and they are less paid. पाकिस्तान में आज तक कोई भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है नहीं। बेनजीर भुट्टो बनी थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई। कौन? पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके 3 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति आज जेल में है, और कोई भी देश नहीं। और अधिकतर मंत्री गोली मार के बाहर जा चुके। हर प्रधानमंत्री की यही नियति है, जेल जाएगा, गोली मरेगा। सबका कुछ तो भगोड़े हैं। नवाज शरीफ जानते हैं आ जाएंगे तो गोली मार दिए जाएंगे। वहाँ क्या 10 लाख टन गेहूं भेजा गया रशिया से, 2 लाख टन ही लोगों तक पहुंचा, 8 लाख टन उड़ा दिया गया। तो वहाँ हेल्प देने का भी कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो, इन फैमिली, सुनिए, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सन्स एंड गर्ल चाइल्ड इज अबॉर्टेड। तो ये भी हम देख रहे हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज फॉलन 800 एट सम प्लेसेस। तो हम ये देख रहे हैं, हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैन बी सीन इन द society. Women are not safe even at home. They face various types of domestic violence. तीसरी बात क्या है कि in India, बात नहीं करो, in India तो male child is preferred while girl child is aborted. और साथ ही साथ at some place the female sex ratio is had fallen at some इस साल भी हुआ है। female sex ratio किसी किसी जगह पे है। इवन चाइना में ये रेशो
700 तक पहुंच चुका है, और वहाँ पाकिस्तान से लड़कियां मंगाई जाती हैं 2 लाख 3 लाख रुपए। और क्या करेंगे, वो परिवार दे देता है, उसको कुछ दिन रोटी खाने मिल जाएगी। और गधे वहाँ 1-1 लाख रुपए में बेचे जाते हैं, क्योंकि चाइनीज गधे का मांस बहुत पसंद है। गधे और कुत्ते इंडोनेशिया से वो मंगाते हैं, कुत्तों का भी मांस। क्या खा लेता है ये Sex ratio. At some place, female sex ratio has fallen to has fallen to 800. Female sex ratio क्या है? 800 तक पहुंच गया। अब आगे देखिए, और साथ ही साथ various type of harassment, exploitation and violence against women can be seen in society. Various types of harassment, violence and क्या ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। और एक्सप्लॉइटेशन पाकिस्तान में लड़कों की पोस्ट भी है, मतलब IAS और इस तरह। कैन बी वैसे IAS तो इंडिया का आ गया, AS होगा। सोसाइटी। ध्यान दो, देखो अभी आपने 3 चीजों के उत्तर दिए, अब आगे भी ध्यान दो, तभी तो दे पाओगे, बात मत करो। हाँ तब सही है। ये लोग तुम्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पदच्युत मत होना। वुमेन आर नॉट सेफ एट होम, आर इवन नॉट safe at home. They are facing domestic violence. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, साथ में बंदूक लेके घूमो। आपको ऐसा करने का मौका मिलेगा और आपके घर में चैन की बंसी बचेगी और वहाँ सपेरे नाचेंगे। क्या क्योंकि हमने आपको बताया कि सुनिए, जो फीमेल है उसके पास वो डिवाइन वैल्यूज है जो मेल के पास नहीं है। जैसे बियरेंस पावर है, तो घर के शांति की पूरी जिम्मेदारी औरतों को दी गई है और ये मेल को नहीं दी जा सकती है, मेल के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है। तो अगर घर शांत रहता है तो इसमें औरत का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे जिस समाज में औरतों की इज्जत नहीं है वहाँ पर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं होंगे। अगर मान लो मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को बहुत अच्छी इज्जत दी जाती तो उनके बच्चे वो देखते कि उनके माओ का कितना सम्मान है। उनके औरतों को तो यही तलवार लटकी रहती है 3 तलाक की, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? तो ऐसी स्थिति में वो जो पिता कहते हैं, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं और माँ को कुछ भी नहीं समझते। तो इसलिए यत्र नारी सुपूज्यते रमन्ते तत्र देवता, नारी की इज्जत होनी ही चाहिए। Now, in legislature, our country, the proportion of women in legislature is 10% and 5% respectively in Lok Sabha and in State Assembly. राज्यसभा में नहीं। So, एक और भी चीज है, चौथी चीज, in politics, ये important question है, in politics, percentage of women in Lok Sabha is 10% and in State Assembly it is 5%. फीमेल वेलफेयर किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो देखती है। पढ़े रहते ना, ओके, आप ध्यान दीजिए एकलव्य। नाउ स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल लीजिए एकलव्य। डिफरेंट, आप थोड़ा सा बताइए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स बताइए कि कितनी तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स होती हैं और हर एक का एक एग्जांपल दीजिए। एक पॉइंट बताइए।
बताइए आप तो उदय प्रताप सिंह जी के बेटे हैं ना। अब जैसा हम देखते हैं कि सुनिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज स्टेट 2 reasons to say that caste alone cannot determine election result in India। सिर्फ कास्ट के आधार पर ही पूरा जो इलेक्शन रिजल्ट है वो डिटरमाइन नहीं कर सकती। और भी पॉइंट्स हैं कि जैसे हम लोग देखते नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया या और कुछ हो गया। कास्ट कैन नॉट अलोन, अगर ऐसा होता तो फिर एक ही कास्ट का बनता हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। एक एरिया में एक ही कास्ट थोड़ी ना और कास्ट। तो ये चीज लिखिए, स्टेट 2 reasons to determine, 2 reasons to say that caste alone cannot determine। हिंदी में बताओगे एकलव्य इसको? उर्दू या फारसी? ठीक है, नाउ अब जरा देखिए, नो स्टेट लेजिस्लेचर हैज ए मेजॉरिटी ऑफ 1 कास्ट ओनली। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पर ऐसा लेजिस्लेचर नहीं जहाँ 50% से ज़्यादा एक ही कास्ट के हों, और उसमें कई कास्ट भी हैं और साथ में बहुत सारी कम्युनिटी भी हैं और बहुत सारे और भी कास्ट की बात की जा रही है। न ब्राह्मण, देखो शेड्यूल्ड कास्ट है तो शेड्यूल्ड कास्ट कहीं 50% से ऊपर है। कास्ट से नहीं, यहाँ रिलीजन नहीं कहा गया, कास्ट। इसी तरह ओबीसी के अपने 30% है, शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है, फिर रिलीजन में भी कास्ट है। तो ऐसी कोई कास्ट है 15% से ऊपर, तो कहीं कोई कास्ट ही नहीं है। तो क्या 15% से वो अकेले कह देगी कि हम जिसको देंगे वही जीतेगा? जिता ही नहीं सकता, 50% से ऊपर है। कास्ट से तो नहीं हो सकता ना। रिलीजन भले ही हिंदू हो, लेकिन हिंदू बहुत समाजों में बटा हुआ है। इसी तरह से मुस्लिम में भी बहुत सारे अलग अलग हैं, अहमदिया है, बरेलवी हैं, देहलवी हैं, सुन्नी है, शिया है, 72 फिरके हैं। तो इसलिए और सब एक दूसरे में टीयर वाइज हैं। ये नीचे का है, ये उनके ऊंचे। सुन्नी सबसे टॉप पे हैं जो अपनी सुन्नत कराते हैं। अब जरा देखो, सुन्नी किसको मानते हैं? मान तुम किसी को नहीं मानती हो, तुम यहाँ अभी तुमको मौका दिया जाएगा, वो मैं नॉन टॉप। ठीक है, अभी तो क्या है कि मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। जब तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो, फोन कर देना। कूड़ा गिराना किसी पे, फोन कर देना। नो स्टेट लेजिस्लेटर कोई भी ऐसा हमारा स्टेट लेजिस्लेटर या कॉन्स्टिट्यूएंट, आगे हाथ रखो बेटा, लिखते तो जा रहे हो ना, क्योंकि यहीं से एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस है। कहाँ से लिखा था? नहीं लिखा, हाथ की चोट सही नहीं हुई। कहाँ लिखे? हवा में लिखा है, आप नहीं पढ़ सकते। अलग बैठो, जो दूसरे कर रहे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको हाथ से छू रहे, उसको हाथ से छू रहे, छूने से क्या होगा? नो स्टेट लेजिस्लेचर इन कंट्रीज एज मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट ग्रुप ऑफ सिंगल कास्ट। कहीं पर सिंगल कास्ट ग्रुप की मेजॉरिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा? ईच कास्ट ग्रुप हैज इट्स प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट, सो एंड नो कास्ट ग्रुप कैन बी इग्नोर्ड। तो कोई भी मेजॉरिटी पे नहीं है। इससे क्या पता चलता है? सो टू गेट फुल मेजॉरिटी नो कास्ट ग्रुप कैन बी इग्नोर्ड। अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए और यू वांट टू गेट इलेक्टेड फ्रॉम सम कंस्टिट्यूएंसी, तो क्या तुम किसी को इग्नोर कर सकते हो?
सभी कास्ट के लोग तुम्हें वोट देते होंगे, तभी तुम वहां पहुंचते होगे। सो टू गेट मेजॉरिटी नो कास्ट ग्रुप कैन बी नो। सो टू विन इलेक्शन, सो टू विन इलेक्शन and for getting majority no caste group can be ignored। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र बहुत मजबूत है। शुरू में जो हमने कहा समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने वोट दिया और जिताया, लेकिन बाद में वो नहीं देते हैं, देखते हैं कि काम नहीं कर रहा। जो उनके हित में काम करेगा, जो उनको फ्री राशन देगा, सब कुछ देगा, तो योगी सरकार को जिता रहे हैं। वहाँ आप 85% सीट्स बीजेपी में जीती। कैसे? क्योंकि वो हर बार आप देखेंगे कि आप कर क्या रहे। तो नो कास्ट ग्रुप कैन बी इग्नोर्ड। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीपल ऑफ सेम कास्ट। ये भी बात सही नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट सब एक को ही दें। हो सकता है उसमें कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी को दे दें और कुछ उसमें किसको दे दें, समाजवादी को। सो इट इज पहली बात कि तुम्हें कईयों को लेना होगा तभी मेजॉरिटी पाओगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे उस कास्ट के लोग तुम्हें ही वोट देंगे। ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट people of one caste vote for one party। ठीक है, यानी all people of one caste कि सभी लोग किसी एक कास्ट ने क्या एक ही पार्टी को वोट देंगे। गर्मी लग रही, क्या करना है? बहुत ज्यादा गिला है। तुम इधर बैठो, ठंडा किसको कोई बात आप इधर देखो। तो सबका टेम्परामेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अभी ठंडा कर देते अच्छा लगेगा तुम्हें, फील गुड एंड फील होम। अगर तुमको ठंडक चाहिए यहाँ बैठो, इधर करना क्या है। चलो अब आगे देखो। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो हमारा स्टेटस क्या है लेजिस्लेचर में, बताओ। सो वुमेन का क्या बताया गया है कि देयर इज 10% रिप्रेजेंटेशन इन ये लोकसभा एंड 5% इन स्टेट असेंबली। एंड अभी बात खत्म नहीं हुई है, इन पंचायती राज देयर इज 50% सीट्स रिजर्व। और समझ में आ गया। सो वुमेन शेयरिंग देयर इज व्हाट द पंचायती राज इज डन 1/3 सीट है नाउ रिजर्व, 50% नहीं है, 1/3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। सर सारी ठंड मुझ पे देखो हमें पीछे वालों का भी ध्यान रखना है ना बेटा, थोड़ा सा तुम भी कोऑपरेट करो। ठीक है, अब देखो देयर इज 10% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, 5% representation in state assembly and 1/3 का मतलब समझते हो, रोटेशनल बेसिस। ये नहीं कि यहाँ पर अगर औरतों की सीट है तो यहाँ हमेशा औरतें ही खड़ी होंगी, यहाँ के आदमियों को कभी भी पॉलिटिकल राइट्स, रोटेशनल बेसिस। 1/3 यहाँ की फिर उधर के फिर उधर, तो ऐसा होता है। 1/3 सीट्स रिजर्व, ठीक है, रिजर्व
1/3 seats reserved in panchayati raj, panchayats and municipalities, in panchayats and मतलब सर पहले इस 1/3 पार्ट में वुमेन्स होंगी फिर नेक्स्ट, यही तो अभी हमारे यहाँ भी हुआ है रोटेशनल बेसिस। अच्छा हाँ तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर फीमेल काशी से अगर औरतें खड़े लगी तो मोदी की सीट ही चली जाएगी। 5 साल इंतजार करो, जिंदा रहे तुम फिर खड़े जाना। सो दैट इज लोकल इलेक्शंस। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। अर्पिता कुछ बताना चाहोगी? मेंशन एनी 2, कोई ऐसे संवैधानिक प्रावधान बताओ जो भारत को एक सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। Citizen of a country can profess, practice and promote their own religion, and government will not interfere in one's religion until it is on a crime. अच्छा, सो मेंशन, अच्छा बताया, एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल, एनी 2 सर 3 कर दीजिए। provisions that make India a secular state. Make India And government cannot promote Ah. one's religion. secular state. Now, there is no official religion of India. There is no official religion in India. Okay. While in some countries like official Buddhism in Sri Lanka, Islam in Pakistan, and Christianity in England, जबकि कुछ कंट्रीज में क्या है? While in some countries there is official religion, there is official religion like Buddhism in Sri Lanka, Islam in Pakistan. सर यहाँ हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कहाँ लिखा है? सेकुलर कंट्री बना दिया ना इंदिरा गांधी ने, कि अब ये कभी भी चाहे तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश भी नहीं बन सकता, ये गैर कानूनी होगी, या फिर सबसे पास कराओ, संविधान बदलना है। तो इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन, और उन्हीं के बेटे ने उनको एक बार थप्पड़ मार दिया था, अगले ही दिन उन्होंने उनका विमान क्रैश करा दिया था। संजय गांधी ने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, उन्हें निकल लो यहाँ से। तो पति के लिए भी संदेहास्पद मृत्यु हुई उनकी, लेकिन कोई बोलता नहीं। चलो, इतनी बात हो गई। दूसरी चीज, ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एवरी रिलीजन। जैसा इन्होंने बताया कि कोई भी प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। सो ऑल इंडिविजुअल्स कैन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपेगेट एंड प्रोफेस, अपना भी सकते हैं एनी रिलीजन। इस तरीके से ये इतना ही रखो, बाकी क्वेश्चन और करा देंगे। एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, कल शाम की क्लास रखें, एक क्लास रख लो, सर सुबह रख लो क्योंकि फिर हम शाम को पढ़ लेंगे। हाँ सर, अगर परसों क्या इंग्लिश 4 से 6 रख लेंगे। चलो हाँ ठीक है, चलेगा। अब मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। कहाँ है? हेलो, पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान। बाकी इसके आंसर्स हम भेज देंगे, अपना पढ़ते रहना।
सोच रही है एग्जाम और मेरे को शॉपिंग पे जाना है। अरे वो एक तो पहली बार मैं पोलो शर्ट टी शर्ट्स में बिल्कुल भी ऐसा 2 दिन का रिस्क नहीं लेना है कि स्कैम कभी रख दिया और लाइक पूरा इस बार नहीं, इस बार नहीं।